झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है और कई बड़े चेहरे हैं जिनकी एक बार फिर से उम्मीदवारी में वापसी हो रही है। एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में होंगे और इस लिस्ट के बाद न्यूज़ बाइस्कोप सभी सीटों का एनालिसिस कर रहा है कि किन सीटों पर कौन कितना फिट नजर आ रहा है। आज इसी पर हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं। धनबाद से हमारे साथ राजकुमार जुड़े हुए हैं, हजारीबाग से हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक जुड़े हुए हैं और जमशेदपुर से हमारी सहयोगी लाला जुबिन जुड़ी हुई हैं। तीनों से हम जुड़ेंगे और कौन बीजेपी की सीटों पर कितना फिट नजर आ रहा है, इन तमाम चीजों को समझेंगे। सबसे पहले धनबाद चलेंगे, राजकुमार हमारे साथ हैं। राजकुमार, अगर हम कोयलांचल की सीटों को देखें और बीजेपी की पहली लिस्ट को मैच करें तो कौन कितना फिट नजर आ रहा है राजकुमार? वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित कुमार ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की है और यह जो घोषणा है कल, इसका जो असर है तमाम जो प्रत्याशी है उनके आवास के सामने धनबाद जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर तमाम प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं वो आतिशबाजी करते हुए नजर आए। एक दूसरे को लड्डू खिला करके उन्होंने बधाई दी और आपको बता दें कि यह जो खुशी थी, उनका कहना था कि इस बार उनके जो तमाम प्रत्याशी हैं वो जीत करके झारखंड में भाजपा की सरकार बनाएंगे, भाजपा गठबंधन की सरकार बनाएंगे। सबसे अधिक उत्साह जो है वह जो है सबसे पहले जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर शुरू हुआ, जहां पर कि भाजपा विधायक राज सिन्हा के समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की और उसके बाद एक दूसरे को लड्डू खिला करके, मिठाई खिला करके बधाई दी। साथ ही वही नजारा जो है देखने को मिला, जो सांसद धुरू महतो है उनके भाई को जब टिकट मिली है शत्रुघ्न महतो को, उनके आवास के बाहर भी इसी तरह से जश्न का माहौल दिखा। रागिनी सिंह का जो सिंह मेंशन है धनबाद में और झरिया में, दोनों जगह ही उनके कार्यालय में भी और घर पर भी दोनों जगह कार्यकर्ताओं ने और उनके परिवार के लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी। वही नजारा तारा देवी के आवास के सामने देखने को मिला और अपर्णा सेन गुप्ता के आवास के सामने भी। तो जिस तरह से पार्टी ने चौथी बार राज सिन्हा पे भरोसा जताया है और इससे पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं राज सिन्हा, एक बार उन्हें हार मिली थी और इस बार वो हैट्रिक मारने की स्थिति में होंगे जैसा कि कार्यकर्ताओं का कहना है। इसके अलावा अगर हम राजेंद्र सिंह की तरफ जाएं, पिछली बार वो पूर्णिमा नीरज सिंह से हार गई थी, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। तो पूर्णिमा नीरज सिंह झरिया से कांग्रेस को फाइट देंगी। इसके अलावा अपर्णा सेन गुप्ता पर भी दूसरी बार पार्टी ने भरोसा जताया है और अपर्णा सेन गुप्ता की जो टक्कर है वो पूर्व विधायक अरूप चटर्जी से हो सकती है, जो कि अब माले का हिस्सा बन चुके हैं। वहां पर लेफ्ट मजबूत हो चुकी है और संभव है कि वहां पर कांग्रेस या जेएमएम कोई अपना उम्मीदवार नहीं देगी। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो मुकाबला है दिशा का, वो काफी दिलचस्प होने वाला है और कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी जी। अब अगर हम सिंदरी में आ जाए तो सिंदरी में जिस विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी को टिकट दिया गया है, उनकी पत्नी को कहीं ना कहीं पार्टी ने भरोसा किया है, तारा देवी को टिकट दिया गया है और तारा देवी लगातार उनके तबीयत खराब होने के बाद से वो फिर घर से बाहर निकली एक घरेलू महिला थी और उन्होंने धीरे धीरे पार्टी के कार्यों में शिरकत करना शुरू किया और आज वो इस पोजीशन पे पहुंची कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। सिंपैथी वोट जो है वो भी उन्हें मिलेगा, चूंकि इंद्रजीत महतो अभी भी बीमार है, हैदराबाद में भर्ती है। अब अगर हम झरिया की तरफ चलते हैं और बाघमारा की एक बार बात कर लेते हैं। बाघमारा में शत्रुघ्न महतो पे भरोसा जताया है पार्टी ने, लेकिन अब तक वहां पर कोई विरोध देखने को नहीं मिला है। ये अलग बात है कि विपक्ष के लोग परिवारवाद की बात कहेंगे कि भाजपा जो है दूसरों पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, यहाँ कैसे हुआ? ठीक है राजकुमार, तो आपने कई सीटों की जानकारी दी जहां से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। एक सवाल शशांक से ले लेते हैं, हमारे साथ हजारीबाग से जुड़े हुए हैं। शशांक, हजारीबाग सदर विधानसभा सीट की बात करें तो प्रदीप प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है और आपसे भी मेरा सवाल वही होगा कि प्रदीप प्रसाद बीजेपी की लिस्ट में कितना फिट नजर आ रहे हैं और वहां सदर विधानसभा में मनीष जायसवाल की जो पकड़ थी और मनीष जायसवाल ने जहां से काम छोड़ा था, क्या वहां से वो शुरुआत कर पाएंगे?
अगर बीजेपी की पहली लिस्ट की बात की जाए जिसमें उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, तो हजारीबाग के तमाम विधानसभा जो बीजेपी के अलायंस में पड़ते हैं उन सभी सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हजारीबाग सदर से प्रदीप प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है, बरही से मनोज यादव को उम्मीदवार बनाया गया है, परकट्टा से अमित यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं बड़का गांव से रोशन लाल चौधरी जो पहले आसू से वहां चुनाव लड़ा करते थे, वो किसी गठबंधन के तहत आसू को जाती थी वो सीट, इस बार वह बीजेपी के पास है तो उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। अगर हम बात सदर विधानसभा क्षेत्र की करें तो प्रदीप प्रसाद एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि वो मनीष जायसवाल के भी काफी करीबी हैं। हमने देखा था लोकसभा चुनाव में उन्होंने खुलकर मनीष जायसवाल के लिए प्रचार किया था। जो उनका अपना ऑफिस है मनीष जायसवाल के कार्यालय में तब्दील हो गया था। तो और जो लोगों की संभावनाएं थी, जो चर्चा थी, लोग भी चाहते थे प्रदीप प्रसाद उम्मीदवार बनकर सामने आए। सोशल मीडिया अगर पोस्ट की बात की जाए, तमाम जगह सर्वे भी जो हुआ था, बीजेपी ने जो अंदरूनी सर्वे कराया था उसमें भी प्रदीप प्रसाद के नाम की चर्चा ज्यादा हुई थी। तो प्रदीप प्रसाद एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे। हालांकि अभी देखना यह होगा कि कांग्रेस उनके सामने किसे लेकर आती है, लेकिन फिलहाल हजारीबाग को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और बीजेपी ने एक ऐसे उम्मीदवार पर दांव खेला है जो हजारीबाग के सदर विधानसभा में चर्चित चेहरा है, लोगों के बीच रहता है। आपको बता दूं प्रदीप प्रसाद की छवि जो है हमेशा जनता के बीच रहने वाली है। क्या आम क्या खास, अगर कोई भी उनके ऑफिस जाता है तो प्रदीप प्रसाद बड़ी आसानी से उनके लिए अवेलेबल होते हैं। अगर वो ऑफिस में है तो मिल लेते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट होना इन्हें बड़ी आसानी से आता है। ये खासियत प्रदीप प्रसाद की है और यह जो खासियत है उन्हें चुनाव में भरपूर मदद पहुंचाएगी। अगर बात हम बरही विधानसभा की करें नवीन, तो बरही से मनोज यादव को टिकट दिया गया है, क्योंकि मनोज यादव और अकेला यादव में ही वहाँ कड़ा संघर्ष हमेशा से देखने को मिलता है। कभी मनोज यादव विधायक बनते हैं, कभी अकेला यादव विधायक बनते हैं। तो एक बार फिर से जो है बरही विधानसभा में कांटे की टक्कर होगी। अभी वहां यह कह पाना संभव नहीं हो पाएगा कि किसकी स्थिति मजबूत है, क्योंकि अकेला यादव वर्तमान में विधायक है और एक बार फिर से उनके सामने मनोज यादव है जो उन्हें कभी हराते हैं कभी हारते हैं। तो वहां पे दोनों में कांटे की टक्कर है। ठीक है शशांक, बरही में कांटे की टक्कर है और हजारीबाग सदर विधानसभा में प्रदीप प्रसाद पर भरोसा जताया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। हजारीबाग बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और एक बड़ी जिम्मेदारी है और देखना वहां पर होगा कि उनके अपोजिट में इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार किसे बनाया जाता है। वापस राजकुमार के पास आते हैं। राजकुमार, आप धनबाद की सभी सीटों की जानकारी दे रहे थे। राजकुमार, अगर आप इस लिस्ट पर गौर करिएगा राजकुमार, तो भारतीय जनता पार्टी ने जरूर वक्त लिया उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में, लेकिन अगर आप इस पूरे लिस्ट को देखेंगे राजकुमार तो पूरी कोशिश की गई है, भरसक कोशिश की गई है कि सभी सीटों पर ऐसे कैंडिडेट दिए जाएं जो बीजेपी के उद्देश्यों को सिद्ध कर सके। क्या ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, ये बात सच है कि जिस तरह से भाजपा ने अपने कई पुराने चेहरों पर एक बार फिर से दांव लगाया है और वो उनके कार्यों से संभवतः खुश होंगे, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा मौका दिया गया है या किसी को तीसरी बार मौका दिया गया है। हम अगर सबसे पहले आपको यह बता दें कि जिस तरह से प्रयास लगाई जा रही थी कि धनबाद में राज सिन्हा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो ढूलू महतो के चुनावी सभा में न जा करके और दीपक प्रसाद जब धनबाद आए हुए थे उस समय वो कायस्थ सभा के कार्यक्रम में गए थे और वहां पर एक वीडियो को बार बार प्रसारित करके सोशल मीडिया के माध्यम से उनको प्रचारित किया गया था कि वो जो प्रत्याशी है उनके खिलाफ वो काम कर रहे हैं। लेकिन उस पर उसका जो असर है इस बार का टिकट बंटवारा पर नहीं पड़ा और एक बार फिर से भाजपा ने उनके ऊपर भरोसा जताया है और जिस तरह से कही जा रही थी कि उनकी टिकट कटेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो महानगर है, यहाँ पे कई जो विरोधी खेमे हैं वो संभव है कि नाराज हो सकते हैं और उनके लिए उल्टा काम कर सकते हैं। अब हम अगर अन्य लोगों की बात कर रहे हैं तो बहुत जगह सब जगह विरोध नहीं दिख रहा है और बाघमारा भाजपा की मजबूरी थी, क्योंकि भाजपा का कोई बड़ा चेहरा ढूलू महतो के पास बाघमारा में ऐसा नहीं था जो कि राज्य स्तर का चेहरा हो। ऐसे में उन्होंने ढूलू महतो के भाई पर ही दांव खेलना उचित समझा और उनको चुनाव में टिकट देने का काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाघमारा सीट में जो अधिपत्य है, जो मजबूती स्थिति में वहां पर ढूलू महतो है, उनके परिवार से ही कोई व्यक्ति वहां पर भाजपा की तरफ से जबरदस्त टक्कर दे सकता है और वही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो होल्ड पर टुंडी सीट रखा गया है उसमें भी आपको थोड़ा सा बता दें। टुंडी के बारे में कहा जा रहा है कि यह सीट जो है अंत समय में हो सकता है कि आजू के पाले में चली जाए, क्योंकि भाजपा के पास वैसा कोई मजबूत कैंडिडेट वहां पर संभवतः उनको नहीं मिला है। लेकिन एक और मुद्दा यह आ रहा है कि संभव है कि जो लोग अभी के टिकट बंटवारे से नाराज होंगे
उसमें से किसी एक व्यक्ति को टुंडी में शिफ्ट किया जा सकता है और उनको वहां से टिकट दिया जा सकता है। इसके लिए भी टुंडी की घोषणा जो है अभी तक नहीं की गई है। तो ये तमाम चीजें हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग भी खास करके अगर अपर्णा सेन गुप्ता की बात करें तो इनके बारे में कहा जा रहा था कि इन्होंने जो क्षेत्र में काम किया है, पार्टी के कुछ कार्यकर्ता इनसे नाराज है और वहां पर गणेश मिश्रा को टिकट दिए जाने की बातें चल रही थी। लेकिन अब गणेश मिश्रा के बारे में बातें आ रही है कि वो उन्हें टुंडी शिफ्ट किया जा सकता है या फिर उन्हें इस बार फिर से मौका नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। अगर हम सिंदरी की बात करें तो सिंदरी में हमने पहले भी बताया कि लगातार तारा देवी लोगों के संपर्क में रही और वो लोगों से बराबर मिलती रही, पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करती रही। इंद्रजीत महतो भले ही नहीं है लेकिन उनकी कमी जो है उन्होंने जनता के बीच नहीं होने दी है। हालांकि अगर इंद्रजीत महतो होते तो और भी बेहतर काम देखने को मिल सकता था, लेकिन पार्टी ने संभवतः उनको सिंपैथी दिलाने के लिए, उनकी बात का सिंपैथी दिलाने के लिए उन्हें एक बार उन पर भरोसा किया है। अगर हम रागिनी सिंह की बात कर ले तो रागिनी सिंह भी संजीव सिंह के जेल जाने के बाद वो राजनीति में कदम रखती है और अचानक पिछली बार उन्हें टिकट दिया गया था 2019 में और एक बार फिर से उन्हें टिकट दिया गया है। और पूरी जो पूरा का पूरा जो आशा है देवरानी जेठानी के बीच टक्कर का, क्योंकि पूर्णिमा नीरज सिंह इनकी देवरानी है और इन्हीं दोनों देवरानी जेठानी के बीच में टक्कर होने वाली है। जो झरिया के कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं राजपूत समुदाय से भी जो लोग आते हैं उनके वोटों को कैसे साधना है, इस पर उनकी कोशिश होगी। जो कोयला क्षेत्र के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके वोटों को किस तरह साधना है, यह भी एक बड़ी चुनौती रागिनी सिंह के लिए होगी। ठीक है राजकुमार, कोयलांचल धनबाद की तमाम सीटों का आपने जिक्र किया। टुंडी को अगर हम छोड़ दें तो लगभग सभी सीटों पर बीजेपी ने जो अपनी रणनीति है उसको स्पष्ट कर दिया है। वापस एक बार फिर से हजारीबाग से हमारे साथ शशांक जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। शशांक, बड़कागांव अगर हम सीट की बात करें तो देखिए यहाँ आजसू में पहले थे रोशनलाल चौधरी, बीजेपी में आते हैं, बड़कागांव से उम्मीदवार बनाया जाता है। वर्तमान में वहां पर कांग्रेस का दबदबा है। शशांक, तो एक बड़ी चुनौती है रोशनलाल चौधरी के लिए बड़कागांव की सीट इस बार। देखिए, बड़कागांव में अंबा प्रसाद विधायक हैं और सिर्फ अंबा प्रसाद ही नहीं, अगर पिछले कुछ टर्म की बात करें तो इससे पहले उनके माता निर्मला देवी और उससे भी पहले उनके पिता योगेंद्र साहब विधायक थे। तो एक परिवार का उस विधानसभा क्षेत्र में काफी दबदबा है और लगातार वहां से विधायक भी उस परिवार से बनते रहे। अगर अंबा प्रसाद की लोकप्रियता की बात करें तो अंबा प्रसाद की लोकप्रियता बड़कागांव में काफी ज्यादा है। रोशनलाल चौधरी के लिए निश्चित ही यह सीट आसान नहीं होगी, लेकिन जिस प्रकार से वो आजसू से वहां चुनाव लड़ा करते थे और अब बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे तो कहीं न कहीं एक मजबूत पार्टी के बैनर तले अब वह आ रहे हैं, क्योंकि आजसू लगातार वहां चुनाव लड़ रही थी और उन्हें उस परिवार से शिकस्त झेलनी पड़ रही थी। तो इस बार बीजेपी ने उस सीट को अपने पाले में लिया है और निश्चित तौर पर बीजेपी एक मजबूती के साथ लड़ेगी। हालांकि बड़कागांव सीट में मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन रोशनलाल चौधरी एक अच्छा फाइट देते हुए अंबा प्रसाद को जरूर दिखेंगी। वही सदर विधानसभा की बात करें तो अभी तक प्रदीप प्रसाद को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद विरोध देखने को नहीं मिला है। जो भी इनके निकटतम लोग थे बीजेपी के जो टिकट चाहते थे उसमें अमित सिन्हा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके प्रदीप प्रसाद को बधाई दी है। साथ ही यह भी कहा है कि जो भी हो पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाए सदर विधानसभा से कमल ही खिलना चाहिए। तो विरोध देखने को नहीं मिल रहा है किसी भी सीट पर जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है और अभी तक सब कुछ सामान्य है, सब एक है, अभी तक किसी ने भी विरोध नहीं किया है। आगे अब क्या होगा ये देखने वाला समय बताएगा। ठीक है शशांक, तो प्रदीप प्रसाद की जो वहां पर दावेदारी है वो मजबूत नजर आ रही है, पार्टी ने उन्हें टिकट भी दे दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी की लिस्ट के बाद जो अब पार्टी उनके फिट होने की उम्मीद कर रही है और फिर हिट होने की संभावना जो पार्टी व्यक्त कर रही है उसमें वो कितना कामयाब हो पाते हैं। आपने तमाम हजारीबाग के सीटों की जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार, आपने कोयलांचल के तमाम सीटों की जानकारी दी कि वहां पर कौन उम्मीदवार कितना फिट बैठ रहा है और वो आने वाले चुनाव में और फिर जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो पार्टी को कैसे वो लोग मजबूती प्रदान करेंगे, इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी की पहले लिस्ट में 66 नामों की घोषणा की गई है और अब इस लिस्ट के बाद निगाहें उन उम्मीदवारों पर है जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया है और वो उम्मीदवार कैसे पार्टी ने जो भरोसा व्यक्त किया है उस पर कैसे खरा उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी।